नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मीडिया सचिव, मीडिया सलाहकार आप उन्हें कह सकते हैं, प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी का काम वो कड़ी के रूप में है जहां मीडिया, सरकार, राजनीति के बीच में वो एक जरिया बनते हैं, माध्यम बनते हैं, वो कड़ी हैं। उनसे आज हम इस आगे की बातचीत में समझेंगे प्रदेश की राजनीति, चुनावी रणनीति, मीडिया की भूमिका, जनता तक जो जन सरोकार की सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाने के बीच में आज के दौर में, क्योंकि मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मीडिया चुनौती भी है, तो जन सरोकार की नीतियां कैसे पहुंचाई जाती हैं और पर्दे के पीछे कैसे ये कड़ी का काम करते हैं सरकार के बीच में और मीडिया के बीच में, ताकि जनता तक सरकार की नीतियां पहुंचती रहें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार, राजनीति, मीडिया के बीच की कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये कड़ी तय करती है कि सरकार की छवि क्या होगी जनता के मन में। बहुत चुनौतीपूर्ण काम आपको सौंपा गया है। देखिए ऐसा है सुदेश जी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि मीडिया वो ज़रिया है, जिसके ज़रिए जो सरकार के काम हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, वो आम लोगों तक पहुँचती हैं। मीडिया का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। हम लोगों का जो काम है वो ये कि मीडिया के बंधु जो सरकार की बातें हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने क्या काम जनता के हित में किया, वो मीडिया तक पहुंचे और मीडिया उसको लोगों तक पहुंचाए। इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ मीडिया में भी एक बदलाव आया। पहले ट्रेडिशनल मीडिया जैसे प्रिंट पारंपरिक मीडिया होता मीडिया, है, जी जी। प्रिंट मीडिया होता था और वो भी संख्या बहुत कम रहती थी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो मीडिया हाउसेज की संख्या बढ़ी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो स्वाभाविक है थोड़ा चैलेंज बढ़ने शुरू हुए क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं, बहुत से लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं, जिनको पत्रकारिता की पूरे नॉलेज होती है क्योंकि वो पहले कहीं ना कहीं किसी मीडिया हाउस में पत्रकारिता किए हुए होते हैं। उनको पता होता है कि मीडिया की जिम्मेवारी क्या है और मीडिया का काम क्या है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में एक चैलेंज जो है वो ये है कि बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो जिनको पत्रकारिता का जो बेसिक नॉलेज है या यूँ कहिए कि जो एथिक्स। एथिक्स जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो वो जब कोई भी खबर है या कोई भी न्यूज़ है जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा तजुर्बा हुआ है कि मुझे पर्टिकुलर आदमी को कॉल करके बताना पड़ा कि भाई ये जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो ये भाषा मीडिया की नहीं होती है। आपको अपनी जो वॉइस ओवर है इसको मुझे लगता है कि थोड़ा बदलना चाहिए। ऐसा कई बार तो ये फेक न्यूज भी होती है, आधी अधूरी जानकारी, वो सबसे एब्सोल्युटली, बड़ा चैलेंज है। एब्सोल्युटली। अब हो क्या रहा है कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बेसलेस खबर, मतलब जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई कहीं ज़मीनी आधार नहीं, कोई वो ऐसी कोई खबर जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो क्रिएट की जाती है और वो क्रिएट करके डाल देते हैं। और उसकी रीच बहुत है, तब तक आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए ये तो एक फिलोसोफर हुए हैं यूएस से, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। तो कई बार होता ये है कि इस तरह की खबर बहुत तेजी से फैलती है, तो उसको हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सही जानकारी मीडिया के लोगों तक पहुंचाएं। अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी खबर डाली है तो हम उसको सही जानकारी देते हैं कि भाई एक्चुअल जानकारी ये है, एक्चुअल बात ये है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। और प्रयास ये होता है, और मेरे को बहुत जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, मुझे मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग मिलता रहा है। आज भी बहुत सहयोग मिलता है। अगर मैं किसी को कोई अपनी बात कहता हूँ, सरकार की कोई बात जानकारी देता हूँ, तो वो उस बात को समझते हैं और मुझे इस सहयोग की वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरे चैलेंज कम हो जाते हैं। लेकिन आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हमने लोकसभा चुनाव देखा, पिछला विधानसभा चुनाव देखा, उस वक्त माहौल बहुत अलग तरह का माहौल था और हम कहते हैं कि अभी शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी जो चुनाव होता है, नैरेटिव चुनाव होता है, एक नैरेटिव सेट हो जाता है। वो आप कहें कि मीडिया सेट करता है या वहां से कुछ मिलता है तो फिर मीडिया सेट करता है। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, वो चुनौतीपूर्ण रहा होगा और उसमें कामयाबी आपको यहाँ तक ले आई। देखिए ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस वक़्त जो एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा था और लगातार एक झूठ बोला जा रहा था कि अगर 400 सीट मोदी जी को मिल गई, मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तो वो संविधान ख़त्म कर देंगे। ये आपने देखा, उस वक़्त कांग्रेस ने इस झूठ को लगातार बोलने की कोशिश की। मीडिया में भी नेचुरली है, जब कांग्रेस के नेता बयान देते थे, तो मीडिया में स्वाभाविक है वो चलता था। लेकिन जो सच है, पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी का विज़न क्या है,
वो मीडिया में जाए, मीडिया के बंधु उसको दिखाएं, ये हमारे लिए काम था, एक टारगेट था जिसके लिए हमने लगातार प्रयास किया। मीडिया के बंधुओं को जो जानकारियाँ थी, जो स्ट्रेटजीज रहती थी, हमारा जो है भविष्य का जो विज़न है वो क्या है, रोड मैप क्या है, अभी तक मोदी जी ने क्या किया, तो लोकसभा चुनाव में ये सब काम हमारा था और हमने वो काम करने का प्रयास किया। जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में शुरू हुए, विधानसभा चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि कांग्रेस आ रही है। और ये हाँ, ये एक इस तरह का नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। जब हम फील्ड में जाते थे, मीडिया के बंधुओं के अलावा आम लोगों को मिलते थे, तो हमें जब ये आभास होना शुरू हुआ कि ये नैरेटिव नीचे ग्राउंड पे कोशिश हो रही है उतर जाए। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि 100% ग्राउंड पे नहीं उतरा, प्रयास पूरा था, क्योंकि कांग्रेस ये प्रयास कर रही थी, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, मीडिया के बंधुओं के जरिए ये प्रयास हो रहा था कि ये नैरेटिव जमीन पे उतरे। तब हमारे लिए जरूरी था कि हम और हमारी पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो स्पीचेस होती, उनके जो भाषण होते थे, जो वो मंचों से बोलते थे, वो सही ढंग से आम जन के बीच में जाए और इस नैरेटिव को, जो ये एक झूठ का नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से बनाने का प्रयास हो रहा है, इसको काउंटर करना। एक आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। तब विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी ड्यूटी रहती थी, क्योंकि मेरे को लगातार जो है मीडिया देखना होता था और माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से क्या बोल रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं देख रहा था उस वक्त। मुझे ये सौभाग्य मिला था उस वक्त करने का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल पूछ लिया, मैं कहा जी कितनी सीट आपको लगता है अपन जीतेंगे? बोले 60। तो मैं बोला जी, जो ये लगातार कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और जिसको मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तू देखना ये सब झूठ है। जब नतीजे आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि देखा मैंने तेरे को क्या कहा था? तो मैं बोला जी 60 कहा था आपने, 48 आई है। बोला चलो थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ एरियाज में हो गया, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन ये थी कि 60 सीट आएंगी। लेकिन 48 सीट आई, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये जो कॉन्फिडेंस माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार देख रहे थे, ये कैसे देख रहे थे? जब वो लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, मंच पे जब वो भाषण देते थे, सामने लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उचाना में एक पब्लिक मीटिंग थी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, और उचाना एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में, क्योंकि नैरेटिव तो यही बन रहा था कि कांग्रेस आ रही है, और फिर उचाना एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे ये नैरेटिव और ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा था। तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से भाषण दे के आए, तो उन्होंने छूटते ही बोला कि यहाँ हम जीतेंगे। और जहां बीजेपी का मतलब लग रहा था लोगों को कि मतलब कुछ नहीं होगा, नया चेहरा है, उनको इतना जानते भी नहीं थे, और एक वो गढ़ है एक परिवार का। तो बोले यहाँ जीतेंगे। तो मेरा सवाल फिर वही था जी कि आपको कैसे अंदाजा लगा? कहते जब मैं भाषण दे रहा था और सामने लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो एक इशारा होता है, जनता का एक इशारा होता है। जनता आपकी बात के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आपकी बात को सुन रही है, उस पर रिएक्ट कर रही है, मतलब जनता आपके साथ है। तो ये चीज़ें तो ग्राउंड पे रह के पता लगती हैं। दूसरी चीज़ कि जो माननीय मनोहर लाल जी बतौर मुख्यमंत्री जो काम उन्होंने किए थे, वो सबको पता है। आज हर आदमी एडमायर करता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने, मनोहर लाल जी ने जो परिवर्तन किए थे उस वक्त, वो परिवर्तन आज जनता का कितना भला कर रहे हैं, जनता उससे कितना उत्साहित है और जनता कितनी खुश। इसमें एक महत्वपूर्ण, मैं माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ, पर्ची खर्ची वाला। एब्सोल्युटली, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी। और किस्मत बीजेपी की अच्छी रही कि कांग्रेस से कुछ उम्मीदवारों ने बोल दिया, वो भी एक एंगल था। अब जिस तरह से कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जैसे ही मंच से बोला कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी, तो उससे पता लगा कि कांग्रेस की सोच कैसी है। अब हमारा काम ये होता है कि इस बात को जनता के बीच में पहुंचाना, लोगों के बीच में पहुंचाना कि देखिए कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, ये अपनी सोच को किस तरह से दिखा रहे हैं। अगर इनको कहीं गलती से आपने सत्ता दे दी तो ये क्या हाल करेंगे। तो जनता को वो बात समझ में आती है कि हाँ भाई, 2014 से पहले भी ये लोग यही करते थे, और अगर ये तो सरेआम मंच से बोल रहे हैं, और अगर इनको सत्ता मिल गई तो ये फिर वही हाल करेंगे। तो ये हमारा बात हमने की थी कि नैरेटिव सेट करना। एब्सोल्युटली, जो नैरेटिव था उसके अगेंस्ट आप लोगों ने फिर इसको खड़ा किया। फिर हमने उस बातों को लोगों के बीच में, आप जैसे साथियों के जरिए, देखिए आपका काम है खबर को दिखाना, हमारा काम है कि सही टाइम पे आपको वो खबर मिल जाए। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर घरोंडा के अंदर कोई नेता स्टेज पे ये भाषण दे रहा है कि 50 वोट के बदले एक नौकरी, सुदेश नैन जी तो उस वक्त चंडीगढ़ ऑफिस में बैठी हैं, तो मेरा काम ये है कि तुरंत सुदेश नैन जी को ये खबर दूं कि देखिए वो क्या बोल रहा है। तो सुदेश नैन जी उसी वक्त अपने जो उनके सोर्सेज है उनको एक्टिवेट करेंगी, उसकी वीडियो मंगवाएंगी, उसका सारा डिटेल मंगवाएंगी, और फिर वो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी खबर है, चलाओ इसको। यही काम हमारा है।
अब मैं आपसे पूछ रही नैरेटिव की जो बात थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री तो पूरे आश्वस्त थे कि नहीं नहीं हम जीत रहे हैं 60 सीटें, लेकिन आपको लगा कि जो माहौल बना उसमें एक ये भी बड़ा कारण था कि मनोहर लाल जी को हटा दिया गया, एकदम से नए चेहरे को ले आए नायब सिंह सैनी को, इससे भी हवा मिली? देखिए, दो चीज़ें हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हुए थे हमें पता था। मैंने एक आम भाषा में मैं एक बार, क्योंकि जब माननीय मनोहर लाल जी से चुनाव के दौरान मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे से जब सवाल किया तो मैंने कहा जी देखो, हमारे पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। साधारण भाषा में कहें तो हमारी दुकान में माल बहुत है। कांग्रेस के पास क्या है? हमारे पास हर वो चीज़ थी, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची आपने नौकरी देनी शुरू की, किसानों के लिए आपने देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की शुरुआत देना शुरू किया, भावांतर भरपाई योजना के तहत आपने किसान की जो फसल है, अगर दाम कम मिल रहा है तो उसकी भरपाई आपने करनी शुरू की, ज़्यादा फसलों पे एमएसपी देना आपने शुरू। तो हमारे पास कहने को और दिखाने को बहुत कुछ था। हमने जनता को दिखाया, और वो दिखाया आप साथियों के जरिए कि देखिए हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो ये काम है। आप, जनता ने काम के ऊपर वोट देना है, जनता काम के लिए वोट देती है। तो माननीय मनोहर लाल जी के जो काम थे, दूसरा नायब जी देखिए बहुत मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाके इंटरेक्ट करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की बात सुनना, और सहज सुलभ जनता के लिए अवेलेबल होना। कोई कभी भी मिल सकता है, कोई कभी भी बात कर सकता है, कोई कहीं भी उनको रोके तो वो रुक के उसकी बात सुनते हैं। तो कुछ चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जब वो जुड़ती हैं तो फिर नतीजा आता है। ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया, लेकिन आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, प्रवीण अत्रे जी। दोनों की क्या खास बातें आपको लगी कि इन मनोहर लाल जी की ये खास बात है और नायब सिंह सैनी जी की ये खास बात है, जो शायद अमूमन लोगों को ना बाहर ज्यादा ना भी पता या पता भी हो? देखिए, दोनों में एक विशेषता है, और जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जनता के हित में क्या किया जा सकता है, लगातार ये सोचना। क्योंकि मैंने माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया, मैं देखता था कि उनका केवल एक ही विचार, एक ही सोच, एक ही विजन कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। नायब जी के साथ भी यही देखता हूँ, और बेहतर क्या किया जा सकता है। मनोहर लाल जी को मान लीजिए किसी ने कोई सुझाव दिया, कोई विचार उनके सामने रखा, और उनको लगा कि ये जनता के हित में बहुत बेहतर है, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। यही नायब जी में है। आप जब मिलते हैं, कभी आप भी देखिएगा, अगर आप उनको कोई सुझाव, कोई विचार देंगे मीडिया से संबंधित, और उनको लगेगा कि ये अच्छी बात है, तो वो तुरंत स्वीकार करेंगे उसको। तो 24 घंटे आप जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं, और बेहतर क्या किया जा सकता है ये सोचते हैं। ये दोनों की बहुत बड़ी विशेषता है, और मुझे लगता है कि ये विशेषता शायद भारतीय जनता पार्टी के संस्कार इस तरह से हैं, हम लोगों को सिखाया इस तरह से जाता है। हमारे जो बड़े नेता हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो जिस तरह से वो हमें बताते हैं, तो ये एक संस्कार है, और ये संस्कार पैदा किए हैं पार्टी ने, संगठन ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि सत्ता जो है वो सेवा का जरिया है। आपको अगर जनता ने सत्ता दी है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये आपका दायित्व और आपका धर्म हो जाता है कि उस जनता के बेहतर भविष्य के लिए काम करना। और ये चीज़ मैं दोनों में देखता हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत मुझे लगता है, जैसे नायब जी हैं, मेहनत, इंटरेक्ट विद द पीपल, लोगों से मिलना, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं, रात को 12 बजे तक कॉन्टिन्यूस काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं उनको बोल भी चुका हूँ, सुबह 6 बजे आप उनके चेहरे को देखोगे, जो रौनक सुबह 6 बजे मिलेगी ना, वही आपको रात को 12 बजे मिलेगी। आमतौर पे आप और मैं अगर 2 दिन भी लगातार इतनी मेहनत कर लें, तो शाम तक हमारे चेहरे पे थकावट दिखनी शुरू हो जाती है। या धुंधलाहट, वो धुंधलाहट धुंधलाहट होनी भी शुरू कभी हो नहीं जाती देखी है। हमने तो तो उनके नायब जी के चेहरे पे व्यवहार में। धुंधलाहट नहीं मिलेगी, उनका व्यवहार हमेशा सौम्य है। सुबह भी सौम्य है तो 12 बजे भी सौम्य है। तो उनका जो ये एक बहुत बड़ी ताकत है उनकी। क्योंकि जब जनता को ये महसूस होना शुरू हुआ कि मेरा मुख्यमंत्री, मैं इसको कभी भी अपनी बात कह सकता हूँ, कहीं पे भी अपनी बात कह सकता हूँ, और ये मेरी बात सुनेगा, ये जो जनता का विश्वास है, ये मुझे लगता है कि उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और लोग जो है उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, लोग उनको अपने में से एक आदमी मानते हैं। मुझे ऐसा कई बार लोगों से मिलकर बात करके महसूस होता है कि लोगों को लगता है कि ये हम में से एक है, और ये हमारे बारे में बात करता है, हमारी चिंता करता है। और नायब जी की तो एक बहुत बड़ी जो मुझे लगता है कि जब आप कोई भी जानकारी आपके पास आती है और आपको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने वाली जानकारी है, उनकी जानकारी में ये विषय होना चाहिए, तो आप उनको कहीं भी बता सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको उनको ऑफिस में ही बताना है, या आप उनको किसी पर्टिकुलर, जब वो आप उनको कहीं भी बता सकते हैं, और वो उसको सुनते हैं, और वो जो भी जानकारी आप उनको दे देते हैं। आपको अभी तक
मनोहर लाल जी के बाद, नायब सिंह सैनी जी के 2 बार मुख्यमंत्री के बाद अभी तक के कार्यकाल में क्या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है? उनके व्यवहार को छोड़कर, वो तो हम जानते हैं कि व्यवहार पे तो उनको 10 आउट ऑफ 10 हर कोई दे देगा, विपक्षी भी कह दे भाई उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं सुदेश जी। देखिए, एक ऐसा नेता जो युवाओं को ये प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं शपथ बाद में लूंगा, आपको नियुक्ति पत्र पहले दूंगा। आपको ध्यान होगा जब ये नैरेटिव बन रहा था, युवा आए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने अपनी उस बात को साबित किया, मतलब जो कहा वो करके दिखाया, और लगभग 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए उन्होंने। सबसे बड़ी बात, माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में 14 फसलों पे हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही थी। हालांकि केंद्र केवल 2 फसलों पे देता, हम सब जानते हैं, धान और गेहूं पे। तो माननीय मनोहर लाल जी ने 14 फसलों पे एमएसपी शुरू की हरियाणा के किसान को, तो नायब जी ने वो 14 की बजाय उसको 24 फसलों पे, मतलब एक किसान के खेत में जो बोया जाएगा उसको सरकार खरीदेगी, इस तरह का निर्णय उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी उपलब्धि। विपक्षी कहते हैं कि 24 फसलें तो होती भी नहीं है। आप देखिए, बार-बार सुनते होंगे, हम तो रोज सुनते ही हैं। हरियाणा का किसान जो केंद्र जो एमएसपी डिसाइड करता है, सीएसीपी जब एमएसपी निश्चित करती है, उसके अंदर जो फसलें डिफाइंड की हुई है, हमारे अपोजिशन के मित्र क्या करते हैं, उनको लेके कहते हैं जी ये तो फसलें होती नहीं है। सरकार क्या कहती है कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी का आपसे वायदा किया है, आप अपने खेत में जो बोएंगे हम खरीदेंगे, आप उगाओ हम खरीदेंगे उसको। सिंपल। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा विषय है। आपको एक्चुअली अपोजिशन जो है ना, क्योंकि जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं होता, उनको लगता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो वो झूठ की राजनीति करना का प्रयास करते हैं। आज स्थिति ये है कि पानी की कमी की वजह से ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स, धान हो गया जिसमें बहुत पानी खर्च होता है, सरकार ने बाकायदा योजनाएं चलाई, माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया था कि अगर किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगा, धान की खेती नहीं करेगा, तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी किसान को इंसेंटिव के रूप में। नायब जी ने उसको 8,000 रुपये कर दिया कि हम 8,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में किसान को देंगे। जब ये डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो किसान फिर दूसरी फसल की तरफ जाता है। अब वो दूसरी फसल में उसके पास चॉइस है कि क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, जो भी खेती के नियम कायदे हैं उनके हिसाब से वो कौन सी क्रॉप को लगाना चाहता है। तो सरकार कहती है कि आप लगाइए, हम खरीदेंगे। तो यही नायब जी ने कहा है कि 24 फसलों पे एमएसपी, सीएसीपी ने जिन फसलों की एमएसपी डिक्लेयर की है, हम उन सब पे आपको एमएसपी देंगे, हरियाणा सरकार देगी, आप लगाइए, हम खरीदेंगे। ये सरकार ने कहा है, और जो किसान लगाता है सरकार खरीदती है। और हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसान बढ़े, और किसान बहुत बड़ी संख्या में कर भी रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा एकड़ के अंदर किसान ने धान छोड़ के मक्का लगाना शुरू किया, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ दूसरी फसलें लगानी शुरू की। जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, और मैं ये बात आज कह रहा हूँ, आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये आप मेरी बात को नोट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल से ज्यादा का वक्फा लगभग हुआ है। 11 साल से ज्यादा वक्फे में 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को तो पक्की सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं इसके अंदर कौशल रोजगार की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पक्की सरकारी नौकरी की। हुडा साहब के टेन्योर के अंदर 10 साल के अंदर कितनी दी थी? मात्र 86,000। और वो किस तरह से दी थी सबको पता है। जब SC की लिस्ट आई थी तो अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जारी होने से पहले लिस्ट दे दी थी कि ये लोग लग रहे हैं, और वो हुआ। तो एक तरफ तो वो था कि केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिलेगी, या जिसकी जेब में पैसा उसको नौकरी, एक समय वो था। आज गरीब व्यक्ति जिसका बच्चा पढ़ता है वो नौकरी पाता है। आपको ऐसे बेशुमार उदाहरण मिलेंगे, आपने दिखाए भी होंगे कि एक रिक्शा चालक जिसका बच्चा जो है पुलिस के अंदर भर्ती हो गया। मेरे अपने गांव में एक परिवार में 2-2 गरीब परिवार से बच्चे लगे हैं। लेकिन इसका एक पहलू और जोड़ दूं, पहलू ये भी है कि HPSC को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि हमारे योग्य बच्चे जो UPSC क्लियर कर लेते हैं, दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी नौकरियों में भर्ती हो जाते हैं, यहाँ पर वो 35 क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, वहाँ पे वो कोई पेपर क्लियर नहीं कर पाते, नौकरियाँ नहीं लग रही हैं, खाली पड़े हुए हैं सारे पद। क्या होगा? और जो भर्तियाँ हो रही है उसमें से जो रेशो है हरियाणा के बच्चों का बहुत कम है, और बाहरी लोगों को भरा जा रहा है। बार बार ये आरोप लगता है, आपके सामने भी चैलेंज होगा ये कि RSS के लोगों को भरा जा रहा है, बाहरी राज्य के लोगों को भरा जा रहा है, HPSC का चेयरमैन बाहरी है, क्या यहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं मिला? देखिए, आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। जो HPSC के अंदर जो नौकरी निकलती है उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें तो हरियाणा के बच्चे ही जा सकते हैं, ये नियम है। फिर खाली रह जाते हैं वो जो जनरल कैटेगरी है,
हरियाणा के बच्चे जा सकते हैं, बाहर का नहीं जा सकता रिजर्वेशन में, ये नियम है। अब आ जाती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर पूरे देश से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ये भी, क्योंकि देखिए आप संविधान के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते ना। अब उसमें एग्जाम होता है, एक कट ऑफ बना दिया 35% का, कि 35% नंबर आना जरूरी है। अगर बच्चे के 35% नंबर नहीं आ रहे हैं तो स्वाभाविक है। तो दूसरे प्रदेश के बच्चे जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, वो एग्जाम देते हैं। आप इस तरह से बांट नहीं सकते। काबिलियत से बच्चा लगना महत्वपूर्ण ये है। जो बच्चा काबिल है, जो पेपर को क्रैक करेगा, जो मार्क्स लेगा, वही नौकरी लगेगा, ये निश्चित होना चाहिए। कांग्रेस के राज में धड़ल्ले से ऐसा हुआ है, ये बीजेपी आरोप लगाती है। कांग्रेस के अपने लोग हैं, वो आज कांग्रेस के अंदर बैठ के भी या दूसरी पार्टी में जाके बोलते कि ऐसे पर्ची से हमारी तो नौकरियां मिलती थी। मैं यहाँ चाहती हूँ कि एक्शन क्यों नहीं होता, फिर वहां पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, आपको पता है ना कि एक HCS जो लिस्ट लगी थी चौटाला साहब के टाइम में, आज भी मामला कोर्ट में है। जी जी, आपको जानकारी है ये? हुड्डा साहब के टाइम में जो PT भर्ती हुए तो कोर्ट ने रद्द कर दी थी। हुड्डा साहब के टाइम की 12 नौकरियां मान्य कोर्ट ने रद्द कर दी। तो हुआ ना एक्शन। लेकिन जेबीटी वाले मामले में अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल जा सकते हैं, ये कैप्टन अभिमन्यु ने बात उठाई थी, अगर वो जेल जा सकते हैं, फिर पर्ची पकड़ा पकड़ा के नौकरियां देने वाले क्यों? देखिए, सजा सरकार नहीं देती, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। नहीं, शिकायत तो हो सकती है। जब उसकी शिकायत, मैंने जो बताया कि 12 नौकरियां हुड्डा साहब की रद्द हुई, मान्य कोर्ट ने रद्द की। विषय कोर्ट में, हमारा काम क्या है? विषय को कोर्ट में लेके जाना, मान्य कोर्ट के सामने विषय को रखना। निर्णय मान्य कोर्ट ने करना है, वो सरकार का काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात पड़ोसी राज्य कर लेते हैं, क्योंकि नैरेटिव तो वहां पर भी सेट किया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है हरियाणा के बाद। अब विधानसभा लोकसभा तो आपने फतेह कर ली जंग, अब बारी है पंजाब की। और आप कह रहे कि अब बंगाल जीता पंजाब जीतेंगे, अब पंजाब की बारी है। तो वहां पर बड़ी भूमिका में अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उसके कई कारण जो मुझे दिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जिस तरह से पंजाब के लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं उनके बुलावे पे। अलग अलग जैसे किसान भाई आए, किसान यूनियन के लोग आए, उन्होंने क्या कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं वहाँ मौजूद था, कुछ किसान यूनियंस के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आते हैं पंजाब से। वो आके पहले तो बताते हैं कि किस तरह से पंजाब के अंदर बुरा हाल है जी, कानून व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है। क्योंकि पंजाब के अंदर धान और गेहूं जिसके ऊपर MSP केंद्र देती है, और किसी फसल पे तो MSP नहीं है। तो पंजाब का किसान भी ये उम्मीद करता है कि जैसे हरियाणा के अंदर MSP मिल रही है 24 फसलों पे, हमें भी मिले। दूसरी चर्चा ये होती है कि इस बार जिस तरह से बंगाल में कमल खिला है, बिल्कुल ठीक उसी रणनीति पर, उसमें सब कुछ ही आ जाता है, उसी रणनीति पर हम लोग पंजाब में भी कमल खिला के छोड़ेंगे। चाहे जो मर्जी नैरेटिव चलता हो, जो इतिहास कहता हो, सब दरकिनार कर देंगे। देखिए, जहाँ तक नैरेटिव की बात है या इतिहास की बात है, ये राजनीति है। चुनना जनता ने होता है, वोट जनता ने डालना है। और हम जिस तरह का लोगों का रिएक्शन पंजाब में देख रहे हैं, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुझे मौका मिलता है कि मैं वहाँ होता हूँ, तो मैं जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह लोग रिएक्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण पे, उनकी स्पीचेस पे, तो मैं ये मानता हूँ कि 2027 में पंजाब में कमल खिलेगा। उम्मीद है इससे आप लोगों को बहुत। देखिए, 100% आप ये मान के चलिए कि अब की बार जो 2027 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होगा तो पंजाब की जनता चौंकाएगी। पंजाब की जनता चौंकाएगी, मीडिया के लोगों को भी चौंकने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।